हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मानव शरीर और विटामिन तथा खनिज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप एवं अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करेंगे और साथ ही लाइक, शेयर और कमेंट करेंगे। और इससे पहले के भी जितने वीडियो हमने डाल रखे उसे आप लोग एक बार ज़रूर देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है कितना? तो लगभग 80%। मानव शरीर में जल की मात्रा अधिकतम लगभग 80% तक होती है। ठीक है, आगे मनुष्य का समान तापक्रम लगभग होता है कितना? तो मनुष्य का समान तापक्रम 98 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस में देखें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे, तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को क्या दिया जाना चाहिए? तो कार्बोहाइड्रेट। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है, जिसे तत्काल ऊर्जा स्रोत भी कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट को। आगे है, मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है? क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट और शक्कर में, कार्बोहाइड्रेट जो होता है शक्कर में परिवर्तित हो जाता है। आगे है, कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में किस रूप में टूटता है? तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो मानव शरीर में ग्लूकोज के रूप में टूटता है, और ग्लूकोज जो है वो एक प्रकार का मोनोसैकेराइड है। आगे, निम्न में से कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो कार्बोहाइड्रेट कौन से नहीं है? तो पालक जो है कार्बोहाइड्रेट नहीं है, जबकि चीज़, मक्खन, मछली ये सभी कार्बोहाइड्रेट का रूप होता है। और पालक जो है, पालक में लौह तत्व की मात्रा सर्वाधिक होती है। आगे, निम्नलिखित में से प्रोटीन का सर्व प्रमुख स्रोत है, यानी कि सबसे अच्छा स्रोत प्रोटीन का कौन सा है? तो सोयाबीन। आगे, पित्त स्रावित होता है। पित्त स्रावित कहाँ होता है? तो लीवर से। पित्त जो है, पित्त का स्राव यकृत के द्वारा होता है, जिसे पित्ताशय में एकत्रित होता है। आगे, पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो पित्त का निर्माण लीवर में होता है। आगे है, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी में अधिकतम पाए जाने वाला पदार्थ कौन सी है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट। जो मानव शरीर में जो पथरी होता है उसमें होने वाले पदार्थ कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। आगे, विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत क्या है? तो गाजर। गाजर जो है, गाजर में कैरोटीन नाम का एक विटामिन पाया जाता है, जो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत बनाता है। आगे है, पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी आवश्यकता खास होती है? तो एंजाइम की। आगे, निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है? तो पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति होती है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है पेट में भोजन को तोड़ने का और पाचन में सहायता करता है, इसलिए ये पेट में अम्लीय वातावरण को बनाए रखता है। आगे, भोजन का पाचन निम्न अंग से प्रारंभ होता है, यानी कि भोजन का पाचन जो है कहाँ से प्रारंभ होता है? तो मुंह से। आगे, कौन सा मनुष्य के पाचक तंत्र का भाग है? मनुष्य का पाचन तंत्र का भाग कौन सा है? तो अग्नाशय। अब अगर पूरे बात कर ले अगर मानव के पाचन तंत्र की, तो जो पाचन तंत्र जो है वो आहार नाल में संपन्न होता है। ठीक है, और पाचन तंत्र मुंह से लेकर के गुदा तक फैली हुई एक नली है, जिसमें मुंह होती है, ग्रासिका होता है, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा और 2 ग्रांथिक अंग यकृत और अग्नाशय के द्वारा ये पाचन तंत्र उत्पन्न होता है, यानी बनता है। ठीक है, आगे, किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का मुख से पाचन प्रारंभ होता है, और लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होती है। आगे, मानव शरीर में आहार यानी भोजन मुख्यतः में पचता है, यानी कहाँ से पाचन शुरू होती है, कहाँ पाचन होता है? तो छोटी आंत में। मानव शरीर में मुख्यतः भोजन जो है छोटी आंत में पचता है। ठीक है, और छोटी आंत की दीवारों से आंतरिक रस निकलता है, और आंतरिक रस जो है वो एक क्षारीय होता है। आगे, मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? तो छोटी आंत में। आगे देखते, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सी है? तो नींबू। नींबू जो है विटामिन सी का का सर्वाधिक अच्छा स्रोत है, और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और विटामिन सी जो है अधिकतर खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे नींबू, आंवला, ये सब में। आगे, विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? तो स्कर्वी रोग।
प्राचीन काल में समुद्री यात्रा करने वाले व्यक्तियों को स्कर्वी रोग हो जाता था और यह ठीक करने में विटामिन सी यानी कि संतरा, नींबू, मौसमी इत्यादि उपयोग करते थे। आगे, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लगभग 65% तक होता है। और जबकि कार्बन की बात करें तो 18%, नाइट्रोजन 3% और कैल्शियम लगभग 1.5% तक। आगे, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? तो मनुष्य जो है लोहा यानी कि आयरन पालक से प्राप्त करता है। आगे है मिलान करने वाला मोतियाबिंद। तो मोतियाबिंद जो है वो आँख में होता है, पीलिया रोग यकृत में होता है, मधुमेह रोग पाचन ग्रंथि में होता है, स्टोमेटाइटिस जो है वो जीभ में होता है। आगे, मस्तिष्क कोशिका का अपघटन। मस्तिष्क कोशिका का अपघटन जो है मानव शरीर में अल्जाइमर रोग के अभिलक्षण के द्वारा होता है और अल्जाइमर रोग में जो है मनुष्य का याददाश्त कमजोर पड़ जाता है। आगे, 1 ग्राम वसा देती है यानी कि 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी ऊर्जा होती है? तो 9 कैलोरी ऊर्जा होती है। वसा का निर्माण जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से होता है और वसा में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। ठीक, ये जल की कमी के कारण संचय के लिए कम स्थान घेरती है और वसा कार्बनिक घोल में घुलनशील तथा जल में अघुलनशील होता है। वसा जो है कार्बनिक घोल में घुलनशील और जल में अघुलनशील होती है। आगे, सुक्रोज में होता है। सुक्रोज में क्या होता है? तो ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज होता है। आगे है कौन सा विटामिन रक्त को जमाने में मदद करता है? रक्त जमाने में मदद करने वाले विटामिन, विटामिन के। आगे, खून का थक्का किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन के की कमी से। आगे, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत तो अंडा। विटामिन ए या रेटिनॉल जो अंडा का एक सर्वाधिक अच्छा स्रोत है और ये अधिकतर रसीलेदार फलों में भी पाया जाता है, जैसे पपीता, केला, आम, ये सब में। आगे, मरासमस किसकी कमी के कारण होता है? मरासमस रोग है जो किसकी कमी के कारण होता है? तो प्रोटीन की कमी के कारण। आगे, क्रिटिनिज्म क्या है? क्रिटिनिज्म क्या है? तो बच्चों में होने वाला एक प्रकार का रोग और जो क्रिटिनिज्म रोग है वो थायरॉक्सिन की कमी से होता है। ठीक, और इस बीमारी में बच्चों के क्या होते हैं? वो तो बौने, क्रूप और पेट बाहर निकल जाता है। आगे, डायबिटीज का कारण है यानी मधुमेह रोग की कारण क्या है? तो इंसुलिन की कमी। शरीर में अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन स्रावित होता है। ठीक है, और यह मुख्यतः प्रोटीन ही है। यह कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में महत्वपूर्ण है और शरीर में इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। आगे, डायबिटीज का कारण क्या है? तो इंसुलिन की कमी। मधुमेह रोग को किस इंजेक्शन से कम किया जा सकता है? तो इंसुलिन का इंजेक्शन लगा करके उसे कम किया जा सकता है। आगे, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करता है? तो अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन को स्रावित करता है। इंसुलिन अग्नाशय में स्थित लैंगरहैंस की दूपिकाओं द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, किससे? तो लैंगरहैंस दूपिकाओं से इंसुलिन अग्नाशय में स्रावित होता है और इंसुलिन की कमी से ही डायबिटीज नामक बीमारी होती है और इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। आगे, इंसुलिन स्रावित होती है किससे? तो पैनक्रियाज या अग्नाशय में। आगे है कौन सी ग्रंथि और या कौन सा अंग मधुमेह से संबंधित? तो मधुमेह रोग किससे? तो पैनक्रियाज या पक्वाशय से संबंधित है। आगे, कॉड मछली का लीवर भरपूर होता है क्या? तो विटामिन ए से। आगे है सूर्य की रोशनी से हम प्राप्त करते हैं क्या? तो विटामिन डी। सूर्य की रोशनी से हम विटामिन डी प्राप्त करते हैं। सूर्य की पराबैंगनी किरणें जब त्वचा पर पड़ती है तो त्वचा के अंदर उपस्थित ऑर्गेस्ट्रॉल नामक पदार्थ विटामिन डी या कैल्सीफेरॉल में परिवर्तित हो जाता है। आगे, सूर्य के धूप में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी। आगे, कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं फैलता? कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं फैलता है? तो मलेरिया रोग जो है वो बैक्टीरिया द्वारा नहीं, वो प्रोटोजोआ के द्वारा होता है और मादा एनोफिलीज के काटने से। आगे, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि क्या है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है, और सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर यानी कि यकृत होती है। आगे है मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूषिका यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है और अग्नाशय को मिक्स्ड ग्लैंड यानी मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है।
आगे है मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कौन सी होती है, तो पीयूष ग्रंथि। आगे शरीर के थर्मोस्टेट यानी ताप स्थिरिंग का काम करने वाली ग्रंथि कौन सी है, तो थर्मोस्टेट का काम करने वाली ग्रंथि जो होती है वो हाइपोथैलेमस होता है। और हाइपोथैलेमस शरीर के ताप नियंत्रण का काम करती है, इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। हाइपोथैलेमस को क्या कहा जाता है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। और एड्रिनल ग्रंथि को इमरजेंसी ग्लैंड भी कहा जाता है। आगे है भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है। भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है, तो गर्भनाल द्वारा। जो भ्रूण प्लेसेंटा है जो गर्भनाल से माता के शरीर से जुड़ता है और इसी के द्वारा रक्त को प्राप्त करता है। आगे कैंसर से लड़ने के लिए कौन सा जानवर उपयोगी है, तो तारा मछली। आगे शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो फीमर। जो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है जांघ की हड्डी फीमर को कहा जाता है। और फीमर पैर के ऊपरी भाग की हड्डी। और शरीर की सबसे छोटी हड्डी तो अस्टेपी जो कान में पाया जाता है। आगे है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो यकृत। मानव शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन यानी कि अंग जो है वो यकृत को कहा जाता है। और मस्तिष्क को शरीर का नियंत्रण केंद्र भी कहा जाता है। गुर्दे का कार्य मूत्र का परित्याग करना तथा परासरण नियंत्रण बनाए रखना होता है। आगे है शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो यकृत। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सी है, तो प्रमस्तिष्क को मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कहा जाता है। आगे है मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है, तो 1350 ग्राम का। मानव मस्तिष्क जो है वो लगभग 1300 से 1400 ग्राम के बीच में होती है। आगे आप मानव शरीर में उरोष्ठी को कहाँ पाएंगे, यानी कि मानव शरीर में उरोष्ठी कहाँ पे मिलती है, तो छाती में। आगे है 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों की वृद्धि के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सी होती है, तो प्रोटीन। 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों की वृद्धि के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रोटीन होता है। और विटामिन जो है वो सहायक वृद्धि प्रदान होता है। और वसा शरीर में अत्यधिक ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। और दूध को पूर्ण आहार कहा जाता है। दूध को पूर्ण आहार भी कहा जाता है। आगे है पीलिया रोग किसके सही रूप में काम नहीं कर पाने से होता है, तो पीलिया रोग जो है वो किसके कमी से, तो यकृत को सही से काम नहीं करने के कारण होता है। आगे है सीमेंट और अस्थियां दोनों में ही विद्यमान होते हैं क्या, तो कैल्शियम। सीमेंट और हड्डी में क्या विद्यमान होता है, तो कैल्शियम। आगे ब्लड बैंक किसे कहा जाता है। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, तो स्प्लीन या प्लीहा को ब्लड बैंक कहा जाता है, क्योंकि रक्त कोशिकाएं प्लीहा में ही संग्रहित होते हैं। और पूरे शरीर का 1/6 भाग रक्त प्लीहा में संग्रहित रहता है। आगे खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है, तो कैलोरी के द्वारा। और 1 कैलोरी बराबर होता है 4.184 जूल के बराबर होती है। आगे ऑस्टियोलॉजी का अध्ययन, यानी कि ऑस्टियोलॉजी जो है किसका अध्ययन है, तो हड्डियों का यानी कि अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। आगे निम्नलिखित में से प्रोटीन कौन सा है, तो स्टार्च, प्राकृतिक रबर, ऊन और सेल्यूलोज में प्रोटीन कौन सा है, तो ऊन जो है कैरोटीन नामक प्रोटीन का बना होता है। और यह प्रोटीन बाल और त्वचा में पाया जाता है। और इसे स्क्लेरोप्रोटीन भी कहा जाता है, जिसमें सल्फर पाया जाता है। आगे है दालों से हमें प्राप्त होता है। दाल से हमें क्या प्राप्त होता है, तो प्रोटीन प्राप्त होती है। आगे इंसुलिन मनुष्य के किस अंग से निकलता है, तो पैनक्रियास से। इंसुलिन जो है अग्नाशय पैनक्रियास से स्रावित होता है। और अग्नाशय में पाई जाने वाली लैंगरहैंस की दीपिकाएं इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव करती है। आगे है कौन सी ग्रंथि मधुसूदनी को उत्पन्न करती है, तो अग्नाशय ग्रंथि। आगे लैंगरहैंस के दीप जो इंसुलिन का स्राव करते हैं स्थित होते हैं कहाँ, तो अग्नाशय में, यानी कि लैंगरहैंस के दीपिका जो है वो अग्नाशय में स्राव स्थित होता है, जिससे इंसुलिन का स्राव होता है। आगे है पसीना निकलने से शरीर का सबसे उपयोगी कार्य क्या होता है, तो शरीर का ताप नियंत्रण होता है। आगे पेस मेकर का संबंध है। पेस मेकर का संबंध किससे है, तो ये हृदय से। पेस मेकर जो है एक ऐसा यंत्र है जिसका प्रयोग हृदय घात यानी कि जो हार्ट अटैक आता है उसको संचालित और समंजित करने के लिए उपयोग किया जाता है।
आगे, कौन प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत माना जाता है? प्रोटीन का समृद्ध स्रोत तो सोयाबीन। आगे, वास्तविक चित्रण के आधार पर किसने मानव शरीर की सटीक व्याख्या की? तो बेसालियस ने। वास्तविक चित्रण के आधार पर मानव शरीर की सटीक व्याख्या जो है एंड्रियास बेसालियस ने की थी। और विलियम हार्वे को परिसंचरण तंत्र का जनक कहा जाता है। विलियम हार्वे परिसंचरण तंत्र का जनक कहलाते। आगे, कौन सा ऊर्जा उत्पादक है, यानी कि इनमें से कौन ऊर्जा उत्पादक है? तो कार्बोहाइड्रेट जो है ऊर्जा का उत्पादन करता है। ठीक है। विटामिन सहायता नहीं करता है किसमें? तो ऊतकों के में एंजाइम के निर्माण में विटामिन सहायता नहीं करता है, जबकि उपापचय में अवरोधक के रूप में, रोगों की रक्षा करने में और पाचन क्रिया में विटामिन सहायक होता है। आगे, मानव अंग में विटामिन क्या करती है? तो कार्य शक्ति की आपूर्ति नहीं करता है। मानव अंग में विटामिन कार्य शक्ति की आपूर्ति नहीं करता है। विटामिन जो है वो पाचन में सहायता करता है और औषधि यानी कि दवा के उपापचयन में भी सहायता करता है। आगे, अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाले हार्मोन कौन है? तो ट्रिप्सिन। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन में ट्रिप्सिन सहायक होता है। आगे, संतुलित भोजन में होता है। संतुलित भोजन में क्या होता है? तो सूक्ष्म और व्यापक पोषण। आगे है, हमारे आहार का कौन सा भाग हड्डियों और दांतों की संरचना के लिए आवश्यक है? तो कैल्शियम। आगे, उस लवण का नाम बताएं जो मानव शरीर में हड्डी और दांत के संचालन के लिए आवश्यक होता है। तो कैल्शियम और फास्फोरस जो है हड्डी और दांत के लिए आवश्यक होता है। आगे है, जानवरों की हड्डी एवं दांतों में विद्यमान मुख्य रासायनिक पदार्थ कौन है? तो कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट जो है जानवर के हड्डी और दांत में पाया जाता है। आगे है, हड्डियों एवं दांतों के मुख्य रूप में कौन सा रसायन होता है? हड्डी एवं दांत में कौन सा रसायन? तो कैल्शियम। आगे, क्रेनियम या कपालिका के ऊपरी भाग को ढकने वाली मांसपेशी का नाम क्या है? तो गेलिया एपोन्यूरोटिका। कपालिका जो होता है ऊपर की भाग को मांसपेशी को क्या कहा जाता है? तो गेलिया एपोन्यूरोटिका। ठीक है। आगे, मनुष्य के शरीर में क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है? यानी कि कपालीय तंत्रिकाएं कितनी होती है? तो 12 जोड़ी यानी कि 24। आगे, हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ क्या है? तो विटामिन एवं खनिज। विटामिन तथा खनिज से हमें कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है, इसे संरचनात्मक खाद्य पदार्थ सिर्फ कहा जाता है। आगे है, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता। चावल कार्बोहाइड्रेट का एक अच्छा स्रोत होता है। आगे, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन बी की कमी से। विटामिन B1 यानी कि थायमिन की कमी से बेरी बेरी रोग होती है। विटामिन ई का रासायनिक नाम है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। आगे, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अभाव में होता है। विटामिन बी किसके अभाव में? तो विटामिन B1 यानी कि थायमिन के कमी से बेरी बेरी रोग होता है। आगे, विटामिन सी है। विटामिन सी क्या है? तो एक एस्कॉर्बिक अम्ल। आगे, एस्कॉर्बिक एसिड किसे कहा जाता है? तो विटामिन सी को। दोस्तों, एक बार हम पूरा विटामिन का नाम बता दे रहे हैं। कुछ विटामिन का, जैसे विटामिन ए को रेटिनॉल या एक्सेरोफेटॉल कहा जाता है। विटामिन B1 को थायमीन, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन, विटामिन 6 को पायरिडॉक्सिन, विटामिन B12 साइनोकोबालामिन, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल और विटामिन के को मेलाक्यूनोन। ये सभी विटामिन के रासायनिक नाम हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से इस वीडियो में हमने लगभग 90+ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने देखा है। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तथा इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप और फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे और साथ ही लाइक और कमेंट करेंगे। धन्यवाद।